हेलो बच्चों, मैं विप्लव कुमार फ्रॉम विप्लवर्स केमिस्ट्री। आज मैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम दे करके क्लास 11th में आए हो और हर जगह पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। और इसके अंदर भी जो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वो है मोल कॉन्सेप्ट। पर सारे बच्चे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत मुश्किलें आती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 11th के बच्चों को मुश्किलें आती, ये क्लास 12th के बच्चों को भी इसमें प्रॉब्लम आती है। और मज़ेदार बात, हम लोग जब बात करते हैं क्लास 12th पास, जिन्होंने 12th पास किया हुआ है और वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, किसी से पूछ लो मोल कॉन्सेप्ट तो हमेशा जवाब यही आता है, सर डाउट्स है सर इसमें। ये समझ में 11th के बच्चों से बोलो तो कहते हैं सर समझ में नहीं आता। और इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही यही है तो हर एक जगह शुरुआत भी यहीं से करते। हम इसको स्किप करके दूसरा तीसरा चैप्टर भी नहीं स्टार्ट करते क्योंकि स्कूल में भी यही स्टार्ट करेंगे। यदि आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हो वहाँ भी यही क्लास करेंगे। और इन सबों में सम बेसिक कॉन्सेप्ट को दूसरे भी नाम से जाना जाता है। और मैं कहना चाह रहा था सबों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फर्स्ट चैप्टर से निकल कर के आती है वो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। अब जब हम लोग बच्चों से बात करते हैं कि बेटा बताओ व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, तो एक छोटा सा कोई बच्चा डेफिनेशन बता देगा। थोड़ा सा और पूछने की कोशिश करते हैं तो कहता है सर रहने दो, इस पे नहीं बात करो, किसी और पे बात कर लो। तो एक बात बता दो, कब तक भागोगे आप, कब तक? भागना मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसे ठीक से समझना चाहिए। बहुत आसान है, इसे समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत आसान है। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं कोशिश करता हूँ आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोल है क्या। तो देखो मैंने नाम रखा है कि मोल जो होता है वो गोल होता। अब इसका गोल क्यों नाम है ये देखो, आप स्टार्ट करोगे 11th के फर्स्ट चैप्टर से तो मोल मिलता है, सेकेंड चैप्टर में जाओगे तो मोल मिलेगा, थर्ड चैप्टर में जाओगे वहाँ भी मोल मिलेगा, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे बिना मोल का वो चैप्टर अधूरा है। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। आपको तो शायद पता हो कि यह भी पढ़ना है 11th में हमें। और इक्विलिब्रियम में हर जगह मोल है, तो कब तक बचोगे मोल से? आप 12th के सिलेबस में जाओगे, सॉल्यूशन में मोल पढ़ना होता, केमिकल काइनेटिक्स में मोल पढ़ना होता, सब जगह मोल कॉन्सेप्ट है, बिना इसके केमिस्ट्री में काम नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू करो, चैप्टर पूरा करते जाओ, 11 से लेकर के 12th तक पहुँच जाओ, हर जगह मोल है। तो मोल क्या है बेटा, गोल है। समझ में आ गया तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और नहीं समझ में आ गया तो फिर उधर गोल है। तो चलो हम बात क्या करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये मोल है क्या। आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताते हो, सर ये काउंटिंग यूनिट है। आप क्या कहते हो, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट विच इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10⁻23। बस इतना बोल के आप छोड़ देते हो। आप सीधी और कोई पूछे कैन वी डिफाइन मोल इन अदर टर्म्स तो आप चुप हो जाते हो। तो देखो मोल क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, 6.022 क्रॉस 10⁻23। क्या एंटिटीज कहलाता है ये, क्या कहलाता है ये, एंटिटीज कहलाता। और ये एंटिटीज क्या है बच्चों, ये एंटिटीज कहलाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स,
है ना, आयंस एक्सेट्रा। सो यदि कोई पूछता है व्हाट इज मोल, तो 1 मोल इज डिफाइंड एज व्हाट, the number of atoms which is equal to 6.0022 cross 10 to the power 23 एंटिटीज। और एंटिटीज के बदले हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, etc। अब इतना बोल करके क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो हम एक बात और कहते हैं, मोल जो है हमारा, दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स। क्या कहलाता है ये मोल 1 ग्राम एटम्स के बराबर होता, यदि हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो। और ये मोल जो बराबर होता है वो एटॉमिक मास के बराबर भी होता है। वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर भी होता है। तो हम क्या कहेंगे, यदि आपसे कोई टीचर पूछते हैं कि बच्चों बताओ व्हाट इज मोल, आप एक लाइन में बोल करके छोड़ देते हो। लेकिन मेरे से कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, सर 1 मोल कैन बी इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स, 1 मोल कैन बी इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारा बोलूँगा एक साथ। और 1 मोल कैन बी इक्वल टू एटॉमिक मास। सेकेंड पार्ट देखो, 1 मोल कैन बी इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। और ये किसके बराबर होता है? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता। तो हम क्या कहेंगे और आगे क्या कह सकते हैं, मोल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या है ये? 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। किसके लिए है ये इक्वल? गैसेस मॉलिक्यूल। और कब? जब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा, तब हम इसको क्या कहते हैं, ये कहेंगे ये 1 मोल के बराबर होगा। तो गौर करो बच्चों, मोल को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। देखो आप में और हमारे में क्या अंतर है। आपसे यदि आपके टीचर पूछेंगे कि सर कि बच्चे बताओ व्हाट इज मोल, तो आप ये बताओगे सर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10⁻23 एंटिटीज। यहाँ बताओगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, etc। फिर आपसे पूछा जाएगा और कुछ होता है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर याद आ गया, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स आप बोलोगे। फिर यदि फिर कोई टीचर पूछे बेटा और भी कुछ होता है क्या, तब आप याद आएगा, कहेगा हाँ सर एक और होता है। वो क्या बोलोगे? 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास। लेकिन एक बात बताओ, सोचो यदि आप मेरे टीचर हो, है ना, और आपने मेरे से पूछा, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने मेरे से पूछा कि भाई आप बताइए मोल क्या चीज़ है, तो मैं कहूँगा देखिए मोल को हम 3 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे भाई? तो हम मैं कहूँगा कि देखिए हम मोल को वॉल्यूम के टर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं, मोल को हम नंबर ऑफ एटम्स के टर्म, नंबर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और मोल को हम लोग मास के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम मोल को कितने तरीके से डिफाइन करेंगे? 3 तरीके से। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो क्या होगा? 1 मोल of any gaseous molecule will be equal to 22.4 liters when it is present at standard temperature and pressure। हमने पूरा डिफाइन किया। यदि हमें इसको हम काउंटिंग यूनिट के टर्म में डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे? मोल डिफाइंस अ सर्टेन नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10⁻23 electrons or protons or neutrons or atoms or molecules or ions। हम और कैसे डिफाइन करेंगे उसको? हम कहेंगे देखिए 1 मोल जो होता है हमारा वो कितने के बराबर होगा? 1 ग्राम एटम के बराबर होता। और ये 1 ग्राम एटम कितने के बराबर होता है? मोल के बराबर। और ये किसके बराबर है? एटॉमिक मास के बराबर। सिमिलरली आप ये देखिए 1 मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर है, और ये 1 मोल हमारा मोलर मास के बराबर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपके किताब में चाहे कोई भी आप किताब पढ़ते होंगे, मोल को
अलग अलग तरीके से डिफाइन करके अलग अलग स्कैटर्ड है। हमारे इस फॉर्म में क्या है, मैं आपको एक दे रहा हूँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कि मोल को कैसा पिक्चर के फॉर्म में याद करोगे, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई हैव कन्वर्टेड दिस मोल इनटू ह्यूमन बॉडी की तरह है। कैसे, तुम गौर करना, देखना, मैंने इस हाथ को रखा हुआ, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल। ये 1 मोल किसके बराबर होता है, तो देखो इस हाथ पे क्या आ गया, 1 ग्राम एटम आ गया। हम इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ क्या मिल रहा है हमें, देखो तो इस हाथ पे क्या आ गया, 1 ग्राम एटम। और इसी तरीके से बच्चे यदि आप इसको लेफ्ट लेग के साथ कनेक्ट करोगे, देन यू विल फाइंड व्हाट, दिस इज व्हाट एटॉमिक मास। और इसको यदि आप राइट हैंड के साथ, राइट लेग के साथ कनेक्ट करोगे, देन इट बिकेम व्हाट, मोलर मास। और जब आप जानते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हाथ को क्या करते हो, वेव करते हो। जब आप ऐसे वेव करोगे तो देखो किस फॉर्म में आ गया, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैसेस मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस हाथ की तरफ देखेंगे तो क्या मिलता है, बोलो, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 एंटिटीज, वेयर एंटिटीज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो हमने क्या किया, हमने मोल को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया। और आप इसको ऐसे समझो कि यदि मैं आपको कह दूं कि भाई बच्चे लोग देखो, कल रात में ना टीवी पे अपने एक एक्टर, सीनियर मोस्ट एक्टर आए थे, ठीक है ना, उनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, तो आप बता दोगे कि अच्छा अमिताभ बच्चन जी आए थे। तो आपने क्यों कह दिया, वो इसलिए कह दिया क्या, क्योंकि आपको उनका फेस याद है। वैसे ही यदि इस मोल को आप पिक्चर के फॉर्म में याद रख लो तो आपका आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ कहाँ आसान होगा, आप आगे इसके क्या क्या पढ़ते होगे, पढ़ चुके होगे, मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हो, मोलैलिटी के बारे में पढ़ते हो, आप नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ते हो, इस सब जगह इसका यूज़ है। इसलिए ये बेस है, बिना इसके आप काम कर ही नहीं सकते, आपको इसे ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा और आप इसको छोड़ के भाग नहीं सकते, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो यदि स्किप नहीं करना है, आप इसे छोड़ के भाग नहीं सकते हो, तो अल्टीमेटली इसको ऐसा करो ना कि ये इस तरीके से कर लो कि ये आपका अपना बन जाए। कैसे, तो मैंने क्या किया है, इसको सब एक दूसरे के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब एक चीज़ देखो, और इसके रिलेशन क्या है, सोचो, यदि आपको कोई कहता है कि 1 मोल जो है हमारा 22.4 लीटर्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, और आपको कहता है 1 मोल क्या है, मोलर मास के बराबर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये बराबर होगा, होगा ना। कब, यदि ये गैसेस मॉलिक्यूल है तो ये और ये बराबर हो गया। फिर आप गौर करो, ये क्या हमारा एटॉमिक मास है, और यदि ये एटॉमिक मास है किसी एटम के लिए, जैसे हीलियम ले लो या नियॉन ले लो, ये कैसा एटम है, गैसियस है, तो वो कितने के बराबर होगा, इसका एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, देखो तो ये और ये बराबर होगा या नहीं, होगा ना। इसी तरीके से देखो, ये एटॉमिक मास हमारा 1 मोल के बराबर होता, और 1 मोल कितने के बराबर होता, ग्राम एटम के बारे में, ग्राम एटम के बराबर होता। तो देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये देखो कैसा है। और याद रखना, ये ग्राम एटम, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आपको ये याद रखना है, कभी भी ग्राम और एटम के बीच में क्या लिखा हो, कि देखो क्या लिखा हुआ है, हाइफन लिखा हुआ है। तो यदि कभी भी ग्राम और एटम एक साथ है और वो हाइफन के साथ है, तो समझ लो वो मोल के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, बोलो, 1 ग्राम एटम, ठीक है ना। तो 1 ग्राम एटम 1 मोल, 1 मोल इसके बराबर, इसका मतलब है ये इसके बराबर होगा, मतलब एटॉमिक मास ग्राम एटम के बराबर होगा। इसी तरीके से देखो, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, ये कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर, और ये कितने के बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर। तो क्या ये बराबर नहीं हो गया। इसी तरीके से बच्चे ये देखो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल इसके बराबर है। यदि ये गैसेस मॉलिक्यूल है तो बराबर नहीं हो गया। सेम चीज़ देखो, 1 मोल 1 ग्राम एटम के बराबर है, और यदि ये गैसेस मॉलिक्यूल है और ये हमारा 22.4 लीटर्स गैसेस के लिए है, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये बराबर नहीं हो गया।
Now you say similarly 1 mole is equal to molar mass, and that is also equal to 6.022 cross 10 to the power 23. Now you see this is what? Atomic mass. This is equal to 1 mole. This is equal to this one. So this is also equal to this one. Now again you see 1 gram molecule is 1 mole, and 1 mole is equal to 6.022 cross 10 to the power 23. So this one and this one both are same, my dear. Again you see 1 gram atom is equal to 1 mole, and 1 mole is equal to this one. So this is also same. तो देखो, now you see the picture of mole. ये कैसा दिखता है? पहले तो मैंने साफ साफ लिखा था, अब जब मैंने सबका एक दूसरे तीसरे के साथ रिलेशन बता दिया तो देखो ना, अब ये कंफ्यूजिंग है या नहीं? अब आपको लगता है ना कि यार ये कितना एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, क्या याद करेंगे हम लोग इसमें? तो बच्चे लोग कुछ नहीं करना, जैसे मैंने शुरुआत करी थी ऐसे ही शुरुआत करना, और इसको शुरुआत करके जैसे मैंने रिलेट करना शुरू किया वैसे ही रिलेट करोगे, और कम से कम 2-3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करोगे, तब जा कर के मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आप कनेक्ट हो जाओगे। कहीं भी मोल कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आप कहोगे यार ये ग्राम एटम भी तो मोल ही कहलाता है, अच्छा ये ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है यह भी तो मोल ही है। कहीं पे मान लो लिखा हुआ है 22.4 लीटर्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, क्या हुआ? अच्छा ये भी तो मोल है। हमने उस वीडियो में पढ़ा था ना, वो विप्लवास केमिस्ट्री वाले में वीडियो में पढ़ा था ना, उन्होंने बताया तो था ये वेब की तरह होता है, इसको गोल गोल बना बना करके सर ने बताया था, याद आ जाएगा ना? तो ऐसे कर लो। तो देखो मोल पढ़ने में भी कंफ्यूजिंग है और दिखता भी है वैसे ही, और यदि आप इसको चाहते हो स्ट्रीमलाइन करना तो मेरे वीडियोस को बैकवर्ड करो फिर फॉरवर्ड करके देखो, बैकवर्ड करो फॉरवर्ड करके देखो, 2-3 बार करके देख लो, आपको याद हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यदि 1 ग्राम एटम मैंने यहाँ लिखा है तो इसे यहीं पे लिखना क्योंकि आपको क्या याद करा रहा हूँ मैं? पिक्चर याद करा रहा हूँ, है ना? जैसे आप देखो किसी हीरो का पिक्चर आपको याद होता या किसी एक्ट्रेस का आपको इमेजेस पिक्चर्स याद होते, वैसे इसको समझ लो, ये तो आपके लिए मतलब रोल मॉडल होगा, बिना इसके तो केमिस्ट्री में कामयाब हो ही नहीं सकते हो। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को अपने मुट्ठी में कर लो। यदि मोल कॉन्सेप्ट मुट्ठी में है तो याद रखना केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट उस पर भी उतना ही कमांड होगा, वो ही आपके उतनी मुट्ठी में होगा। आई बात समझ में? आई होप कि अब तक आप सबों को समझ में आया होगा, ठीक है ना? ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया फिर एक बार बैकवर्ड करो फॉरवर्ड करके आ जाओ। अब देखो इसे मैंने कई बार कहा बैकवर्ड करो फॉरवर्ड करो, क्यों कहा ये देखो। क्यों कहा ये मैंने, देखो अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, बताओ सब लोग, बताओ क्या लिखा था, बोलो क्या लिखा था? मोल्स। नहीं, वहाँ क्या लिखा था हमने? मोल लिखा। अब क्या लिखा हमने यहाँ पे? मोल्स। वहाँ पे सिर्फ मोल था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है। ये क्या है? ये नंबर ऑफ मोल है। यहाँ पे देखो क्या लिखा था? एटॉमिक मास। अब क्या लिख रहा हूँ मैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास कह सकते हैं, या फिर हम अभी चूंकि एटम के लिए लिख रहे हैं तो एटॉमिक मास कह सकते हैं। अब इसी तरीके से तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने? ग्राम एटम। अब क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आई बात समझ में? इसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला हमने? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होगा बताओ? यहाँ पे क्या लिख दें, बोलो? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल लिख देंगे ना। इसी तरीके से देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होगा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स फॉर gaseous molecules at standard temperature and pressure की हम बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन
एंटिटीज डिवाइडेड बाय 6.022 क्रॉस 10 टू द पावर 23 क्या होगा बोलो? एंटिटीज। अब एंटिटीज क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम्स हो सकता, मॉलिक्यूल हो सकता, आयंस हो सकता, और पता नहीं क्या क्या हो सकता। तो आओ अब हम बात क्या करते हैं। तुमने गौर किया, जो जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही मैंने दोबारा लिखा है, कोई चेंजेस मैंने नहीं किए हैं। सिर्फ अंतर क्या है, वहाँ पे पहले मोल था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मैंने वहाँ पे उस केस में, मोल के केस में मैंने 1 ग्राम एटम लिखा है, इस बार मैंने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिखा हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ है। अब ये जो लिखने का तरीका है, ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो रहा है, ये रिसेंबल कर रहा है। तो एक पिछला पिक्चर यदि आपने ठीक से प्रैक्टिस कर लिया और आपने याद कर लिया, तो खुद सोच करके बताओ इसे याद करने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है, इसमें मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिख देना था, यहाँ पे ग्राम एटम्स की जगह पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिखेंगे हम। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम। इसी तरीके से देखोगे नंबर ऑफ मोल्स हम जब यहाँ कह रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन मोल्स अपॉन 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैसेस मॉलिक्यूल। सिमिलरली व्हाट आई विल राइट हियर, नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन अपॉन दिस वन। तो अंतर क्या है, मोल्स और इसमें क्या अंतर है? तो देखो मोल्स क्या है, हम कह सकते हैं मोल्स ये एक रेशियो को डिफाइन कर रहा है। कैसे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। इसी तरीके से देखो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से देखो गिवन एंटिटीज अपॉन दिस वन, रेशियो को गिवन और जो स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपको क्या बता देता, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए याद रखना, क्वेश्चन में हम इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसमें इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है नहीं? और उसके लिए आपको ये याद रखना चाहिए। तो आपसे यदि कोई पूछे कि भाई बताइए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता, तो यूजुअली जो बच्चे हमारे पास बताते हैं वो कहते हैं सर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो गया ना नंबर ऑफ मोल्स। अरे भाई ऐसा मत करो, क्यों कर नहीं करो। देखो आपने अभी यदि पढ़ाई करी है तो देखो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, वो क्या बताया जाता है, मोलरिटी। अब आप मोलरिटी का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, क्या कहलाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बढ़िया से प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, और आप जानते हो ये भी इससे शॉर्ट में कैपिटल M लिखते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताना जरा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या आपने ऐसे पढ़ा है? आई एम श्योर अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा। 90% बच्चा ये नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसको ये रिलेशन पता ही नहीं है। वो ये रिलेशन क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप इस तरीके से सबको सिंक्रोनाइज करके नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते सारा हो। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा ज़रूर है, लेकिन क्या आप कनेक्ट हो पाते हो कि इसकी जगह हमें ये भी लिखना है? क्या आपने सोचा कि हम मोलरिटी को लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स? यह सिंपल क्या होता है, कैसे लिखते हैं बोलो, मोल्स। ये आपने लिखा हुआ है, ये 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। लेकिन आपसे यदि मैं पूछूं कि क्या बच्चों बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है क्या, गिवन एंटिटीज अपॉन 6.022 क्रॉस 10 to the power 23 into 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, क्या ये पढ़ा है? तो आप पाओगे क्या कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं तो कहते हैं हाँ सर ये भी होगा।
क्यों ये नहीं बता पाते, वो ये क्यों नहीं बता पाते, वो क्यों नहीं बता पाते। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा लगता है कि सारे बच्चे नहीं पढ़ते? ऐसा तो नहीं है ना, सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन नहीं है उनके पास। तो मेरा ऐसा मानना है बच्चों, ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, इससे आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात यहाँ पे छोड़ूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला मैं रख रहा हूँ अपने लिए, इसी को भी मैं बार बार यूज़ करूँगा। क्या है ये फॉर्मूला हमारा? Molarity is equal to what? Weight of solute upon molar mass of solute into 1000 upon वॉल्यूम इन मिलीलीटर। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। तो देखो ये है क्या, ये क्या नंबर ऑफ मोल्स है। इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो इस फॉर्मूले को एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो आपने ये लिखा हुआ है ही, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इसको इसी फॉर्मूले को इसके टर्म में लिख सकते हो, इसके टर्म में लिख सकते हो, इसके टर्म में लिख सकते हो, इसके टर्म में लिख सकते हो। और एक बार लिखने भर की देरी है तो तुम देखो मोलरिटी को कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब दिस कैन बी रिप्लेस बाय एनी ऑफ दीज। अब सोचो यदि एंटिटीज पे क्वेश्चन है तो सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करो ना। यदि आपको मास दिया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन मास नहीं दिया हुआ, ग्राम एटम दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको यूज़ करो ना, इसको डायरेक्ट यूज़ करो ना, इसको डायरेक्ट यूज़ करो। अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि पूछोगे आप सर ये क्या चीज़ है, अभी तक तो हम पढ़े ही नहीं, तो पढ़ लो ना। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है क्या, दिस इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ये इसके बराबर है क्या, बोलो ना। क्या ये इसके बराबर है? आंसर है यस। कैसे, देखो ये इसके बराबर होता, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गया ना, बोलो। इसी तरीके से देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो देखो ये इक्वल हो गया या नहीं। सिमिलरली दिस वन इक्वल कर दिया हमने। सो दिस वन इक्वल हो गया। और आप क्या देखोगे, दिस वन ये इक्वल हो गया। सिमिलरली ये इक्वल हो गया, बोलो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। देखो दिस वन ये इक्वल हो गया, बोलो। नाउ यू सी दिस वन ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट दिस वन ये इक्वल हो गया। So you need to connect all these. This one is equal to this one, and further this one. Similarly, this one is equal to this one. Yeah, this one. Now again you see number of moles is also like a web. मकड़े का जाला। और मकड़े का जाला जानते हो ना, एक बार हाथ लग जाए या फेस पे आ जाए बहुत इरिटेशन होता है, उसको क्लीन करना पड़ता। So my dear, make habit of writing this and always try to clean it so that you can understand the concept of moles and concept of mole। तो आज जो मैंने अपने लेक्चर में आपसे बात किया है, किसके बारे में बात किया है कि हम कैसे मोल कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और इस सारे कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसी को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में जो आपसे बातें करेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, इसी मोलरिटी को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल्स में बात करेंगे। और तब तक आप सबों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसे लिख के प्रैक्टिस करोगे। आप सोचोगे सिर्फ वीडियो देख लेंगे काम हो जाएगा, नहीं, आपको इसे कम से कम 2 से 3 बार 4 बार लिखना चाहिए, तब जाकर के ये आपका अपना होगा। और इस बात को याद रखना, मैंने जो आज अपनी वीडियो की शुरुआत करी थी क्या बताया था, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ही बच्चे भाग जाते हैं। आधे बच्चे का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता, उनको लगता है यार ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चीज़ है, इसको कैसे समझूँ मैं, बहुत मुश्किल होती है। बट सच्चाई क्या है बच्चे कि मोल कॉन्सेप्ट कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट आसान सा चीज़ है। सिर्फ आपको क्या करना है, सबको सिंक्रोनाइज कर देना है, सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करोगे तो जब मर जाए कोई सा भी टूल्स उठाओ, यूज़ कर लो, यूज दिस फॉर्मूला एज अ टूल, जब मर जाए जैसे आप इसको यूज़ कर लो, आसान सा है। तो खैर इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ मुझे कंफर्म है कि आप लोग इसे लिखोगे, समझोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है, और साथ साथ
लाइक बटन को पुश भी करोगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।